कभी ऐसा होता है ना कि आप किसी यात्रा की पूरी तैयारी करते हैं, टिकट, होटल, पैकिंग, मतलब सब कुछ एकदम परफेक्ट, और फिर एयरपोर्ट पहुंचकर याद आता है कि अरे पासपोर्ट तो घर पर ही रह गया, या हवाई जहाज में बैठते ही कॉफी अपने ऊपर गिरा ली। कभी कभी तो लगता है सफर में सबसे बड़ी मुश्किल हम खुद ही बन जाते हैं। आज हम यात्रा की दुनिया में एक ऐसे ही शख्स के साथ निकलेंगे जिनके लिए हर यात्रा एक आपदा जैसी होती है, लेकिन उनके बताने का अंदाज इतना मजेदार है कि आप अपनी हंसी रोक ही नहीं पाएंगे। हम बात कर रहे हैं लेखक बिल ब्राइसन की और उनकी कहानी द एक्सीडेंटल टूरिस्ट की। हमारे पास इस कहानी का एक अंश है और उनके लिखने के अंदाज पर कुछ विश्लेषण भी। तो आज हमारा मकसद सिर्फ इन मजेदार किस्सों को सुनना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि किसी की गड़बड़ियों और परेशानियों की कहानियों में हमें इतनी हंसी क्यों आती है और क्यों ये हमें कहीं ना कहीं अपने आप से जुड़ी हुई भी लगती हैं। तो चलिए इस बेहद मजेदार कहानी की दुनिया में उतरते हैं। तो सबसे पहले लेखक से ही मिलते हैं। बिल ब्राइसन कहानी की शुरुआत में ही ये मान लेते हैं कि दुनिया की बहुत सारी चीजें हैं जो वो ठीक से नहीं कर पाते, लेकिन असल दुनिया में जीना वो शायद उनमें सबसे ऊपर है। वो कहते हैं कि वो आसानी से भ्रमित हो जाते हैं। और ये बात बहुत दिलचस्प है। वो कोई बहाना नहीं बनाते, वो सीधे सीधे स्वीकार करते हैं कि उनमें ये कमी है। जैसे वो बताते हैं कि किसी सिनेमा हॉल में वो शौचालय ढूंढने जाते हैं और लौटते समय किसी ऐसे दरवाजे को धकेल देते हैं जो सेल्फ लॉकिंग होता है, और फिर वो खुद को एक अंधेरी गली में पाते हैं। या फिर होटल में अपने कमरे का नंबर दिन में 10-12 बार भूल जाते हैं। हाँ, और उन्हें हर बार रिसेप्शन पर जाकर पूछना पड़ता है। ये छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन ये उनके साथ लगातार होती हैं। मुझे लगता है कई लोग इन छोटी छोटी भूलने की आदतों से खुद को जोड़ पाएंगे। बिल्कुल, लेकिन यहाँ ब्राइसन की खासियत यह है कि वो इस बात को एक नए ही लेवल पर ले जाते हैं। ये सिर्फ भूलना नहीं है, ये एक तरह से दुनिया के साथ तालमेल ना बिठा पाने की स्थिति है, और यहीं से उनका ह्यूमर पैदा होता है। देखिए, ज्यादातर लोग अपनी ऐसी कमियों को छुपाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ब्राइसन उन्हें न सिर्फ स्वीकार करते हैं बल्कि पूरी दुनिया के सामने रखकर उस पर हंसते हैं। ये जो आत्मोपहास है ना, यही उनके लेखन की जान है। और ये अनाड़ीपन तो बस एक छोटी सी झलक है। हाँ, ये तो बस शुरुआत है। असली कहानी तो शुरू होती है बॉस्टन के लोगन एयरपोर्ट पर। वो अपने परिवार के साथ इंग्लैंड की एक लंबी उड़ान भरने वाले थे, और ठीक चेक इन के वक्त उन्हें अचानक याद आता है कि अरे, उनके पास तो ब्रिटिश एयरवेज का फ्रीक्वेंट फ्लायर कार्ड है। और बस यहीं से चीजें बिगड़नी शुरू होती हैं। एक बहुत ही साधारण सी इच्छा कि हवाई यात्रा के कुछ माइल्स जमा हो जाएं, वो एक बड़े तूफान की वजह बन जाती है। हाँ, उन्हें याद था कि कार्ड उनके कैरी ऑन बैग में है जो उन्होंने गले में लटका रखा था। बस मुश्किल ये थी कि बैग की जिप अटक गई थी। उन्होंने जिप को खींचा, उस पर थोड़ा जोर लगाया, कुछ बड़बड़ाए भी, लेकिन जिप अपनी जगह से हिली तक नहीं। और आप उस स्थिति की कल्पना कीजिए। आपके पीछे लोगों की लंबी लाइन है, आपका परिवार आपको देख रहा है, और आप एक मामूली सी जिप से जंग लड़ रहे हैं। उस वक्त इंसान पे एक अजीब सा दबाव होता है कि वो सामान्य दिखे, कि सब कुछ कंट्रोल में है। और ब्राइसन ने इसी दबाव में आकर और जोर से खींचा, और फिर जो हुआ वो एक क्लासिक ब्राइसन मोमेंट है। जिप एक झटके के साथ टूट गई, बैग का मुंह खुल गया और अंदर का सारा सामान सब बाहर। अखबार की कतरे ने, तंबाकू का एक बड़ा सा डिब्बा, मैगजीन, पासपोर्ट, पैसे, फिल्म, सब कुछ एक टेनिस कोर्ट जितने बड़े एरिया में फैल गया। ये एक छोटी सी परेशानी का एक बड़ी सार्वजनिक आपदा में बदलना है। यहाँ ब्राइसन उस सार्वभौमिक डर को छूते हैं जो हम सबको होता है, सार्वजनिक रूप से नियंत्रण खो देने का डर। और एयरपोर्ट एक ऐसी जगह है जहां हम सबसे ज्यादा अनुशासित रहने की कोशिश करते हैं, और उसी जगह पर उनका इस तरह बिखर जाना उस डर को हास्य में बदल देता है। मैं तो कल्पना ही कर रही हूँ उस दृश्य की। सिक्के लुढ़क रहे हैं, तंबाकू हर तरफ बिखरा पड़ा है, और इस बीच दोहरा संकट देखिए। पहले तो वो दहशत में चिल्लाते हैं, मेरा तंबाकू, और फिर जैसे ही उन्हें एहसास होता है कि जिप से उनकी उंगली कट गई है और खून बहने लगा है, उनका चिल्लाना बदल जाता है, मेरी उंगली, मेरी उंगली। और उनकी पत्नी की प्रतिक्रिया, वो इस पूरी घटना पर जैसे एक मुहर लगा देती है। वो न तो उन पर चिल्लाती हैं, न परेशान होती हैं। वो बस एक अजीब सी हैरानी से उन्हें देखती हैं और कहती हैं, मुझे यकीन नहीं होता कि तुम रोजमर्रा की जिंदगी में ये सब कैसे कर लेते हो। ये लाइन उस स्थिति के पूरे सार को पकड़ लेती है। ये दिखाती है कि उनके लिए ये कोई नई बात नहीं है, ये ब्राइसन की जिंदगी का एक आम दिन है। हवाई अड्डे पर इतनी बड़ी तबाही के बाद तो कोई भी सोचेगा कि भाई अब इससे बुरा क्या हो सकता है, लेकिन ब्राइसन के लिए हवाई जहाज का दरवाजा बंद होना
किसी नई अध्याय की शुरुआत जैसा था। हाँ, क्योंकि एक बंद जगह में उनकी मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ जाती हैं। उनका एक किस्सा है कि वो हवाई जहाज में जूते का फीता बांधने के लिए नीचे झुके और ठीक उसी पल उनके आगे वाली सीट पर बैठे सज्जन ने अपनी सीट पूरी तरह से पीछे कर दी और ब्राइसन वहीं फंस गए, जिसे हम क्रैश पोजीशन कहते हैं। उन्हें अपने बगल वाले यात्री का पैर पकड़कर खुद को बाहर निकालना पड़ा। ये शारीरिक हादसे या स्लैपस्टिक कॉमेडी का बेहतरीन उदाहरण है। लेकिन ये सिर्फ एक हादसा नहीं है, ये दिखाता है कि दुनिया उनके हिसाब से नहीं चलती, बल्कि हमेशा उनके खिलाफ काम करती दिखती है। और एक दूसरा किस्सा तो इससे भी आगे का है। वो बताते हैं कि कैसे उन्होंने अपने बगल में बैठी एक बहुत ही भली सी महिला पर, जो एक नन थी, सॉफ्ट ड्रिंक गिरा दी। खैर, गलती हो जाती है। फ्लाइट अटेंडेंट ने आकर सब साफ किया, उन्हें दूसरी ड्रिंक दी और उन्होंने तुरंत ही वो दूसरी ड्रिंक भी उसी महिला पर गिरा दी। और ये दोहराव भी यहाँ कॉमेडी की कुंजी है। एक बार गलती होती है, दूसरी बार वो एक पैटर्न बन जाता है। ब्राइसन लिखते हैं कि उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे उनका हाथ वो किसी जिंदा लाश के हाथ की तरह काम कर रहा है, जिस पर उनका कोई काबू ही नहीं है। ये हमें ये महसूस कराता है कि वो सिर्फ बदकिस्मत नहीं है, बल्कि वो अपने ही शरीर के खिलाफ एक जंग लड़ रहे हैं और बुरी तरह हार रहे हैं। लेकिन मेरे मन में एक सवाल आता है, क्या ये सिर्फ अनाड़ीपन है या इसके पीछे कुछ और भी है? जैसे क्या वो एक लेखक के तौर पर जानबूझकर ऐसी स्थितियों को थोड़ा बढ़ा चढ़ा कर बताते हैं? ये एक दिलचस्प सवाल है। मुझे लगता है कि सच्चाई इन दोनों के बीच में कहीं है। इसमें कोई शक नहीं कि वो स्वाभाविक रूप से थोड़े बेढंगे हैं, लेकिन एक कुशल लेखक होने के नाते वो यकीनन इन घटनाओं के हास्य को निखारने के लिए इन्हें थोड़ा सजाते संवारते होंगे। वो उस छोटे से सच के बीच को पकड़ते हैं और उसे एक मजेदार कहानी का रूप दे देते हैं, जैसे उस नन की प्रतिक्रिया। ब्राइसन लिखते हैं कि दूसरी बार ड्रिंक गिरने पर उस महिला ने गहरी निराशा से उनकी तरफ देखा और कुछ ऐसे शब्द कहे जो आमतौर पर किसी नन के मुंह से सुनने को नहीं मिलते हैं। ये उस स्थिति के तनाव और हास्य को चरम पर पहुंचा देता है। मैं तो कल्पना भी नहीं कर सकती 20 मिनट तक आप किसी को अपनी बातों से प्रभावित करने की कोशिश करें और बाद में पता चले कि आपका पूरा मुंह नीला है। ये तो किसी कॉमेडी फिल्म का सीन लगता है। और जब लगता है कि इससे बुरा और क्या हो सकता है, तभी आता है उनका सबसे बुरा अनुभव। हाँ, लीक करने वाले पेन का किस्सा। बिल्कुल। वो हवाई जहाज पर एक बहुत ही आकर्षक महिला के बगल में बैठे थे। वो उनसे 20 मिनट तक बड़ी ही समझदारी और मजाकिया अंदाज में बातें करते रहे और इस दौरान वो आदतन अपनी कलम मुंह में रखकर चबा रहे थे। उन्हें लग रहा था कि वो बहुत आकर्षक और बुद्धिमान लग रहे हैं। और यहीं पर उस शिक्षा का जिक्र आता है जो हम सब में होती है। ब्राइसन कहते हैं कि वो हमेशा से चाहते हैं कि वो स्वाव बने, मतलब बहुत सलीकेदार और आकर्षक दिखें। वो चाहते हैं कि डिनर टेबल से उठें तो ऐसा ना लगे कि वहां कोई छोटा मोटा भूकंप आया हो, या कार का दरवाजा बंद करते समय उनके कोट का एक हिस्सा बाहर ना फंसा रह जाए। ये पेन वाला किस्सा उनकी इसी इच्छा और कड़वी हकीकत के बीच के गहरे अंतर को दिखाता है। हाँ, क्योंकि जब वो 20 मिनट की उस शानदार बातचीत के बाद शौचालय गए तो उन्होंने आईने में जो देखा वो किसी बुरे सपने जैसा था। पेन लीक हो गया था और उनका मुंह, ठुड्डी, जीभ, दांत और मसूड़े सब गहरे नीले रंग के हो गए थे और ये स्याही ऐसी थी जो कई दिनों तक साफ नहीं हुई। ये शर्मिंदगी की पराकाष्ठा है और हम सब इस भावना से जुड़ सकते हैं। शायद इसलिए क्योंकि हम सब ने कभी ना कभी सलीकेदार दिखने की कोशिश में कोई बेवकूफ़ी जरूर की है। ये किस्सा में हंसाता है क्योंकि ये हमें हमारी अपनी कमियों की याद दिलाता है और ये एहसास दिलाता है कि परफेक्ट दिखने की कोशिश में हम कितने हास्यास्पद हो सकते हैं। तो एक तरफ तो ये सारी शारीरिक गड़बड़ियां हैं, लेकिन सबसे बड़ी विडंबना तो तब होती है जब वो सब कुछ सही करने की कोशिश करते हैं, यानी संगठित होकर अपने फ्रीक्वेंट फ्लायर माइल्स जमा करने की। जब वो अराजक होते हैं तब तो गड़बड़ होती है, लेकिन सबसे मजेदार बात तो तब होती है जब वो व्यवस्था का हिस्सा बनने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल, ये उनकी कहानी का सार है। उनकी पत्नी उनकी आदतों को इतनी अच्छी तरह समझती हैं कि जहाज में खाना आते ही वो बच्चों को चेतावनी देती हैं, पापा के खाने के ढक्कन हटा दो, या बच्चों अपने हुड ऊपर कर लो, पापा अपना मीट काटने वाले हैं। ये दिखाता है कि उनके अपनों ने उनकी इस फितरत को स्वीकार कर लिया है और वो खुद भी इससे वाकिफ हैं। वो बताते हैं कि जब वो अकेले सफर करते हैं तो वो बहुत शांत बैठते हैं, कुछ खाते पीते नहीं, जूते के फीते बांधने के लिए नहीं झुकते और अपने हाथों को भी काबू में रखते हैं। कभी कभी तो उन पर बैठ जाते हैं ताकि वो कोई गड़बड़ ना कर दे। लेकिन इसके बावजूद एक चीज है जो उनके काबू से बाहर है, और वो है सिस्टम। फ्रीक्वेंट फ्लायर माइल्स का किस्सा इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है।
ये उनकी व्यक्तिगत अराजकता और दुनिया की व्यवस्थागत अराजकता का टकराव है। हाँ, वो बताते हैं कि वो साल में लगभग 1,00,000 मील की उड़ान भरते हैं, लेकिन उनके माइल्स कभी जमा ही नहीं हो पाते। कभी वो एयरलाइन को काट देना भूल जाते, कभी एयरलाइन उसे रिकॉर्ड नहीं करती। और सबसे मजेदार किस्सा ऑस्ट्रेलिया की एक फ्लाइट का है, जब चेक इन क्लर्क ने उन्हें माइल्स देने से इसलिए मना कर दिया क्योंकि उनके टिकट पर नाम बी ब्राइसन लिखा था और उनके कार्ड पर डब्ल्यू ब्राइसन था। और उन्होंने क्लर्क को समझाने की बहुत कोशिश की होगी कि बिल और विलियम एक ही व्यक्ति के नाम है। उन्होंने बहुत कोशिश की, लेकिन क्लर्क नहीं मानी। उसने साफ कह दिया कि वो माइल्स देने के लिए अधिकृत नहीं है। तो अंत में 1 साल में 1,00,000 मील उड़ने के बाद ब्राइसन के खाते में सिर्फ 212 माइल्स जमा हुए, वो भी 23 अलग अलग एयरलाइंस में बटे हुए। और ये लॉयल्टी प्रोग्राम्स की वो दफ्तरी या कहें कि ब्यूरोक्रेटिक निराशा है, जहां आप नियमों और कागजों में ऐसे उलझते हैं कि असल मकसद ही खो जाता है। ये एक ऐसी समस्या है जिससे कई लोग जूझते हैं, लेकिन ब्राइसन के लिए ये उनकी यात्रा में होने वाली गड़बड़ियों की लंबी लिस्ट का बस एक और अध्याय है। ये दिखाता है कि जब वो अपनी तरफ से सब कुछ सही करने की कोशिश करते हैं, तब भी दुनिया उनके लिए एक पहेली बनी रहती है। तो कुल मिलाकर इन कहानियों से सबसे बड़ी सीख क्या मिलती है? बिल ब्राइसन की कहानियां सिर्फ हादसों की वजह से मजेदार नहीं है, वे इसलिए यादगार है क्योंकि ब्राइसन खुद पर हंसने से नहीं डरते। वो अपनी कमियों, अपनी अनाड़ी हरकतों में भी हास्य ढूंढ लेते हैं। वो हमें दिखाते हैं कि परफेक्ट न होना भी ठीक है, और कभी-कभी तो बहुत मजेदार भी हो सकता है। और इसे एक बड़े विचार से जोड़ सकते हैं। आज के दौर में हम सब एक परफेक्ट इंस्टाग्राम वाली यात्रा की कल्पना करते हैं, जहां हर तस्वीर सुंदर हो, हर पल योजना के मुताबिक हो। लेकिन ब्राइसन की कहानियां हमें याद दिलाती हैं कि कभी-कभी सबसे यादगार, सबसे मजेदार किस्से अनियोजित और अस्त-व्यस्त सफर से ही निकल कर आते हैं। ये गड़बड़ियां ही तो हैं जो सफर को एक नीरस घटना से एक यादगार कहानी बनाती हैं। और अब हमारे श्रोताओं के लिए एक अंतिम विचार। स्रोतों से हमें पता चलता है कि बिल ब्राइसन ने अ वॉक इन द वुड्स नाम की एक और मशहूर किताब लिखी है। इसमें वो अपने एक पुराने दोस्त स्टीफन कार्ट्स के साथ अमेरिका की मशहूर अपालेशियन ट्रेल पर एक लंबी पैदल यात्रा पर जाते हैं। ये सोचने पर मजबूर करता है कि अगर हवाई जहाज और हवाई अड्डे जैसे एक नियंत्रित वातावरण में ब्राइसन के साथ इतनी आपदाएं हो सकती हैं, तो फिर महीनों लंबी हजारों मील की पैदल यात्रा के दौरान जंगल के बीच में किस तरह की अविश्वसनीय और हास्यास्पद घटनाएं घटी होंगी।